हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 19, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एन्यूमरेटर्स इन सी लैंग्वेज। एन्यूमरेटर्स पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं डेटा टाइप क्या होता है। क्या आपको याद है डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड्स के रूप में आपको मिलते हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ये डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। लेकिन आप खुद भी डेटा टाइप बना सकते हैं। अच्छा, डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप डेटा की एक कैटेगरी को स्पेसिफाई करने वाला शब्द है। जैसे इंट एक पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्पेसिफाई करने वाला शब्द है। इसीलिए जब आप लिखते हैं इंट की मदद से कोई वेरिएबल, जैसे आपने लिखा इंट एक्स, तो क्या होता है, एक एक्स नाम का वेरिएबल बन जाता है। लेकिन एक्स में वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? एक खास प्रकार का डेटा जिसको इंट करता है स्पेसिफाई, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। अगर आपको लगता है कि जितनी कैटेगरी पहले से बनी हुई है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल वगैरह, आपका इनसे काम नहीं चल रहा है, तो आप खुद के डेटा टाइप भी बना सकते हैं। और सी लैंग्वेज में खुद के डेटा टाइप बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है स्ट्रक्चर, एक होता है यूनियन और एक तरीका होता है एन्यूमरेटर। स्ट्रक्चर और यूनियन हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिए। अब हम तीसरा तरीका देखने जा रहे हैं, एन्यूमरेटर्स। तो एन्यूमरेटर क्या है? हम इसकी मदद से भी बनाते हैं डेटा टाइप। सिंटेक्स काफी कुछ वैसा ही है जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन में लिखते थे। पहले आपने कीवर्ड लिखा एनम, जो एन्यूमरेटर का शॉर्ट है। इसके बाद हम वो शब्द लिख रहे हैं जिसको हम डेटा टाइप के रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद हमने बॉडी बनाई है एन्यूमरेटर की, और इसके अंदर देखिए आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप स्ट्रक्चर या यूनियन में करते थे, बल्कि आपने कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखे। पर ध्यान दीजिए, ये जो शब्द आपने इसके अंदर लिखे हैं, ये कोई वेरिएबल नहीं है। ये वर्ड्स कॉमा से सेपरेट करके लिखे जा रहे हैं और इसमें कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं लगा, इवन आखिरी शब्द के बाद भी नहीं लगाना है। ये एक्चुअल में वो शब्द हैं जो मंथ डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर होने वाली पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो आप बेसिकली एन्यूमरेटर बनाकर स्पेसिफाई करते हैं कि क्या वैल्यूज स्टोर हो सकें इस डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल बनते कैसे हैं इसके, तो आइए देखिए। जैसे कि मैंने ये एन्यूमरेटर बनाया हुआ है मंथ नाम का, अब मैं मंथ टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं। अच्छा, आपको ये भी याद होगा स्ट्रक्चर और यूनियन के कारण कि जब भी हम कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर की मदद से बनाएं, यूनियन की मदद से बनाएं या एन्यूमरेटर की मदद से बनाएं, ये डेटा टाइप के हर इस्तेमाल में आपको वो कीवर्ड भी लिखना पड़ता है जिसकी मदद से ये डेटा टाइप बनाया गया है। यानी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है, यूनियन बनाते हैं तो यूनियन कीवर्ड लिखना पड़ता है। इसी तरीके से अगर डेटा टाइप एन्यूमरेटर की मदद से बना है, तो आप जब जब इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे उसके पहले आपको एनम कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये मंथ डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं, इसके ठीक पहले आपने लिखा है एनम कीवर्ड। वेरिएबल्स के नाम है m1, m2, m3। अब m1, m2, m3 क्या है? ये 3 वेरिएबल्स हमने बनाए मंथ टाइप के। तो m1, m2, m3 के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? जो वैल्यूज में स्टोर हो सकती हैं वो है 12 वैल्यूज, और वो लिस्ट हमने एन्यूमरेटर बनाते वक्त लिख दी थी। तो अब सोचिए आप प्रोग्राम के अंदर क्या लिखेंगे? m1 असाइन जैन, JAN जैन, m2 असाइन फैब, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे मंथ के नाम लिख पा रहे हैं डेटा के रूप में। तो इंटरनली तो ये शब्द इंटीजर्स की तरह ही ट्रीट होते हैं। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है जैन, इंटरनली इसको माना जाता है 0। जो भी पहला शब्द लिखा रहता है एन्यूमरेटर के अंदर, बाय डिफॉल्ट वो 0 का सिनोनिम होता है और सीक्वेंस में चलेगा। मतलब फैब को माना जाएगा 1, मार्च को माना जाएगा 2, अप्रैल को माना जाएगा 3, मई को माना जाएगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो दिसंबर को माना जाएगा 11। अब सोच के देखिए कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिखना चाहता हूँ m1 असाइन और मैं उसमें जून लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? m1 असाइन JUN, जून। कितना ईजी हो गया। अच्छा सोचिए, अगर एन्यूमरेटर यूज नहीं करते तो क्या करते? तो फिर मैं शायद लिख रहा होता m1 असाइन 5। अच्छा, m1 असाइन 5, आप जब प्रोग्राम को रीड करेंगे और कहीं लाइन लिखी है m1 असाइन 5,
तो क्या आप 5 को देखकर एकदम से बता देंगे अच्छा हाँ ये तो जून है? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 5 एक नंबर है। आपको ये सपना नहीं आ रहा कि 5 को हमें जून मानना है, लेकिन आप प्रोग्राम को थोड़ा बारीकी से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ठीक है, M1 एक वेरिएबल है जिसमें मंथ की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो 5। लेकिन आपको एकदम से तब भी क्लिक नहीं करेगा कि ये जून है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अच्छा जनवरी मतलब 0 होता है, फरवरी मतलब 1 होता है, तो फिर जून का मतलब 5 होगा। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन में हम अक्सर गलती भी कर देते हैं, तो हमारे को प्रोग्राम शायद सही समझ में एक बार में ना आए। तो रीडेबिलिटी के लिहाज से ये काफ़ी गलत बात होगी कि मैं नंबर्स का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि 5 का मतलब हमेशा मंथ ही थोड़ी होगा, हो सकता है वीक के डेज हों, तो संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से, तो 5 वहाँ पे भी लिख रहा हूँ। अब 5 का मतलब फ्राइडे है, सैटरडे है या थर्सडे है, ये एकदम से क्लिक नहीं करता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नंबर्स जब आप लिखते हैं तो उनसे हम डेज को, मंथ को, इनको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बेहतर ये होगा कि आप उस नंबर को लिखने की बजाय वहाँ पे शब्द लिख दें। तो ये पॉसिबल होता है एन्यूमरेटर की वजह से। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं जैन को 0 नहीं होना चाहिए, जैन को तो 1 होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। आपको क्या लिखना पड़ेगा एन्यूमरेटर बनाते वक्त? जैन असाइन 1। क्या होगा इससे? जैन मतलब 1 हो जाएगा, अब 0 नहीं रहेगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, पर अगर ऐसा कर दिया तो इसके आगे के बाकी सब इसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे, यानी फेब को हम 2 मानेंगे, मार्च को हम 3 मानेंगे, यानी जो हमने वैल्यू दे दी थी जैन की उसके आगे से कंटिन्यू हो जाएगा सीक्वेंस में। हम तो चाहें तो अप्रैल की वैल्यू हम दे दें 9, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? जैन की वैल्यू 1 है, फेब की 2 मानी जाएगी, मार्च की 3 मानी जाएगी, पर अप्रैल की 9 मानी जाएगी। और फिर इसके अप्रैल के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा, मई की वैल्यू 10 मानी जाएगी। पर ठीक है, अभी वो इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा है इस एग्जाम्पल में, इसलिए मैं इसमें असाइन नहीं कर रहा हूँ। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि बूलियन। अगेन यहाँ पर मैंने एक डेटा टाइप बनाया बूलियन, जिसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है फॉल्स और ट्रू। फॉल्स का मतलब यहाँ 0, ट्रू का मतलब यहाँ 1। अब आप ऐसे भी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप एन्यूमरेटर का कोई इस्तेमाल ही ना करें। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि एन्यूमरेटर आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन एन्यूमरेटर यूज़ करने से आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप नंबर्स ना लिखकर अगर शब्द लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, रीड करने वाले को जल्दी समझ में आएगा। हमको ही हमारा प्रोग्राम रीड करने पर जल्दी समझ में आएगा कि हमने यहाँ 5 लिखा है तो वो जून है, तो एक्चुअल में हम 5 नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे जून लिख देंगे। तो इस तरीके से एन्यूमरेटर्स हम बनाते हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कि कैसे एन्यूमरेटर को बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में मैं एक एनम बना रहा हूँ, नाम रख लेता हूँ बूलियन, ठीक है, और इसमें परमिसिबल वैल्यूज़ लिखता हूँ फॉल्स एंड ट्रू। तो ये फॉल्स का मतलब हो जाएगा 0 और ट्रू का मतलब हो जाएगा 1। वैसे भी हम लोग ऐसे ही मानते चले आ रहे हैं अभी तक। अब जैसे मुझे एक फंक्शन बनाना है जो ये चेक करे कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, तो मैं कैसे लिखूँगा? अभी तक हम कैसे लिख रहे थे? जैसे मैं लिखता था इंट इज़ इवन, ये फंक्शन का नाम हमने रख दिया, और इसमें कोई वेरिएबल ले लिया x। अब मुझे बताना है कि x जो है वो इवन है कि ऑड है। यदि x की वैल्यू 2 से डिवाइड होती है तो मैं बोलता हूँ इवन है, तो ये रिटर्न कर दे 1, एल्स रिटर्न कर दे 0। अच्छा, ये तो हमने पहले भी इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए हुए, और ये सबको समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन है इज इवन, जिसमें आप एक वैल्यू पास कर रहे हो और वो वैल्यू चेक करके बता रहे हो कि इवन है कि ऑड। अगर इवन होता है तो 1 रिटर्न कर देते हैं, और ट्रू 1 को ट्रू मानते हैं हम, इसलिए रिटर्न कर देते हैं 1, और अदरवाइज रिटर्न कर देते हैं 0। तो 1 या 0 रिटर्न करना ये इंडिकेट करता है कि ये ट्रू या फॉल्स है। पर अब ये याद रखना पड़ेगा कि 1 को हम ट्रू मानते हैं और 0 को अपन फॉल्स मानते हैं। तो 1 और 0 को सिंपली डेटा ना मान के ट्रू फॉल्स माना जाए।
ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब सोचिए ज़रा, हम इसको और कैसे कर सकते थे। हम लिख सकते थे सीधे सीधे ट्रू, और यहां लिख सकते हैं फॉल्स। अब देखिए रीडेबिलिटी के लिहाज से ये बेटर है ना, पर अब रिटर्न टाइप इंट मत लिखिए, रिटर्न टाइप क्या लिखिए, बूलियन, क्योंकि बूलियन डेटा टाइप हमने बनाया जिसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉल्स या ट्रू, तो हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। पर जब भी आप ये बूलियन डेटा टाइप लिखेंगे आपको पहले एनम भी लिखना पड़ेगा, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कर दिया हमने बूलियन। अब देखिए इस फंक्शन को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल बनाया n, यूज़र से एक वैल्यू एंटर करता हूँ, printf एंटर अ नंबर। जो नंबर यूज़र ने एंटर किया scanf की मदद से उसे ले लेता हूँ वेरिएबल n में, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, यदि इज इवन फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करके देता है, ठीक है ना, ट्रू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक वेरिएबल बना के। वेरिएबल किस टाइप का बना लें, एनम बूलियन रिजल्ट, और रिजल्ट वेरिएबल में रिजल्ट किस टाइप का वेरिएबल है, बूलियन टाइप का। तो रिजल्ट वेरिएबल में क्या साइन हो गया, जो इज इवन ने रिटर्न किया था। इज इवन क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इफ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, वैसे मैं केवल रिजल्ट भी लिख सकता हूं, इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू ही ट्रू है। तो प्रिंट करा देंगे इवन नंबर, एल्स printf ऑड नंबर, ठीक है। गेट स्विच प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखें। एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 5, नंबर इज ऑड। अगर मैं एंटर करता हूं 4 तो इवन नंबर। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया था, दैट इज रिजल्ट, जिसमें वैल्यू या तो मैं ट्रू रखूंगा या फॉल्स रखूंगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इज इवन फंक्शन के अंदर ट्रू फॉल्स की जगह 10 ही लिखता तो भी सही था, यानी बिना एन्यूमरेटर का यूज़ किए भी इस प्रोग्राम को बनाया जा सकता। लेकिन अब एन्यूमरेटर होने से फ़ायदा ये कि आप बूलियन नाम का एक नया डेटा टाइप देख रहे हो जिसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स हो सकती है, तो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई। अब 1 का मतलब हमेशा ट्रू थोड़ी होगा, हो सकता है मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ और एडिशन का रिजल्ट 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब कभी ट्रू माना जाएगा, कभी उसे ट्रू ना मान के सिर्फ एक डेटा मानाएंगे। तो हो सकता है कि 1 को हमेशा ट्रू ना माना जाए, 0 को हमेशा फॉल्स ना माना जाए। तो ये जो डेटा टाइप हमने बना लिया, इसमें हमें बड़ी क्लियरिटी रहेगी कि हमने यहाँ पर 0-1 रिटर्न कराने की बजाय हमने ट्रू फॉल्स लिखा, और इंटरनली तो ट्रू मतलब 1 ही जा रहा है और फॉल्स मतलब 0 ही जा रहा है। लेकिन रीड करने वाले को, प्रोग्राम जो रीड करेगा उसके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो यही बस एन्यूमरेटर का फ़ायदा है, ऐसे यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब की बटन नीचे ही दी हुई है, और आप देख सकते हैं उस सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैनल का होम पेज दिखेगा। चैनल के होम पेज पर आपको कई सारे टैब्स मिलते हैं, जिसमें आप वीडियोस की लिस्ट और प्लेलिस्ट के बारे में जान सकते हैं कि कितने वीडियोस इस चैनल पर रखे हुए। आप देखेंगे कि सी लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज इसमें रखी हुई है। आप एक एक करके सारे लेक्चर्स देखें। अगर आप बिगनर हैं तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करें,
और आप पूरी सीरीज़ को ऐसे पढ़िए जैसे आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं। तो आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज़ ऑनलाइन घर बैठे आपको मिल रही है। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि और भी ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, नीचे लिखी हुई है। इस साइट पर आप विजिट करिए। इस साइट पर आपको मेरे बाकी के चैनल्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत काम आया है तो ये डेफिनेटली कई और भी लोग होंगे जिनको बहुत काम आने वाला है। तो आप मेरी और उन लोगों की इतनी हेल्प ज़रूर करिए कि आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर लीजिए। हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, अगर आप ये कंटेंट शेयर करेंगे तो ये कई लोगों के काम आएगा। तो यदि आपको वाकई लगता है कि ये वर्थ है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।